के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की जिनकी विरासत आज भी उतनी ही दमदार और कह सकते हैं जटिल है जितनी उस दौर में थी। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। तो देखिए, यहीं से हमारा आज का सवाल शुरू होता है। एक ऐसा शख्स जिसे ब्रिटिश सरकार ने एक पुलिस अफसर की हत्या का दोषी माना और महज 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया, वो एक राष्ट्रीय नायक कैसे बन गया? मतलब आज भी वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा कैसे हैं? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू की ये बात बहुत अहम है। भगत सिंह अपने काम से कहीं ज्यादा एक प्रतीक, एक सिंबल बन गए। तो चलिए आज इसी प्रतीक के पीछे के इंसान और उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आइए इस प्रतीक के पीछे के व्यक्ति को और उन लम्हों को समझते हैं जिन्होंने उनकी पहचान बनाई। कहानी की शुरुआत होती है एक हिंसक बदले की कार्रवाई से, एक ऐसी घटना जिसने भगत सिंह को रातों रात ब्रिटिश राज के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बना दिया। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ साइमन कमीशन के विरोध से। 30 अक्टूबर 1928 को राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय लाहौर में एक शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। लालाजी को बहुत गहरी चोटें आईं और कुछ हफ्तों बाद उनकी मौत हो गई। इस एक घटना ने भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी संगठन HSRA के अंदर गुस्से की आग भड़का दी। उन्होंने ठान लिया कि इसका बदला लेना है। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन यहीं पर उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने स्कॉट की जगह 21 साल के एक दूसरे अफसर जॉन पी सॉन्डर्स को पहचान लिया। जैसे ही सॉन्डर्स पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकले, राजगुरु और भगत सिंह ने उन पर गोलियां बरसा दी और भागते वक्त उन्होंने एक हिंदुस्तानी सिपाही को भी मार दिया जो उनका पीछा कर रहा था। ये एक साफ तौर पर बदले की कार्रवाई थी। लेकिन भगत सिंह का अगला बड़ा कदम वो बदला लेने के लिए बिल्कुल नहीं था। उसका मकसद कुछ और ही था। जैसा वो कहते थे, बहरों को सुनाना। आप जरा इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखिए। सॉन्डर्स की हत्या एक सीक्रेट ऑपरेशन था। मकसद था बदला लो और गायब हो जाओ। दूसरी तरफ अप्रैल 1929 की असेंबली बमबारी, वो एक तरह से सोची समझी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस थी। यहाँ मकसद किसी को मारना था ही नहीं, बल्कि गिरफ्तार होना था, ताकि वो अपने विचारों को पूरे देश तक पहुंचा सके। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 छोटे बम फेंके। इन बमों को जानबूझकर खाली जगह पर फेंका गया ताकि किसी को चोट न लगे। फिर उन्होंने पर्चे फेंके, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और वहीं खड़े रहकर अपनी गिरफ्तारी दी। और उन पर्चों पर लिखा ये एक वाक्य उनके पूरे मकसद को बयां कर देता है। उनका संदेश सीधा था कि असली लड़ाई हथियारों की नहीं, विचारों की है। वो ब्रिटिश साम्राज्य को ये दिखाना चाहते थे कि आप क्रांतिकारियों को तो मार सकते हैं, पर उनके विचारों को, उनके आइडियाज को नहीं दबा सकते। तो गिरफ्तारी अंत नहीं थी, बल्कि ये तो असली प्लान की शुरुआत थी। भगत सिंह ने जेल और अदालत को एक ऐसे स्टेज में बदल दिया जहां से वो अपनी आवाज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा सकते थे। 116 ये नंबर क्या है? सोचिए जरा। ये उन दिनों की संख्या है जब भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की थी, पूरे 116 दिन। और उनकी मांगे क्या थी? बहुत सीधी साधी मांगे थीं कि उन्हें आम मुजरिम नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रिजनर यानी राजनीतिक कैदी माना जाए, खाने पीने का स्तर बेहतर हो और पढ़ने के लिए किताबें और अखबार मिलें। वो बस ये साबित करना चाहते थे कि वो कोई चोर उचक्के नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक सोच के लिए लड़ रहे हैं। इस भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अखबारों में रोज उनकी हालत के बारे में छपता था। लेकिन इस संघर्ष की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 63 दिन की भूख के बाद उनके साथी जतिन दास की मौत हो गई। इस घटना से पूरा देश हिल गया और क्रांतिकारियों का मकसद और भी मजबूत हो गया। अदालत में दिए अपने बयानों और जेल से लिखे लेखों के जरिए भगत सिंह ने अपने विचार पूरी दुनिया के सामने रखे। वो मार्क्स और लेनिन से प्रभावित एक समाजवादी थे। उन्होंने धर्म को किनारे रखकर खुद को नास्तिक बताया और ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ादी की वकालत की। भगत सिंह की जिंदगी भले ही छोटी थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक 23 साल का नौजवान एक अमर प्रतीक बन गया। 7 अक्टूबर 1930 को उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में
मौत की सजा सुनाई गई। तमाम अपीलों के बावजूद 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनकी शहादत के बाद लोगों ने उन्हें शहीद आज़म का खिताब दिया, जिसका मतलब है महान शहीद, और ये नाम आज उनकी पहचान का हिस्सा है, उनके बलिदान का प्रतीक है। और यही वजह है कि भगत सिंह की विरासत इतनी पेचीदा है। आज लगभग हर राजनीतिक सोच के लोग उन्हें अपना नायक मानते हैं। कम्युनिस्ट उन्हें उनके समाजवादी विचारों के लिए अपनाते हैं, राष्ट्रवादी उनकी देशभक्ति के लिए, और कुछ सिख संगठन उन्हें एक सिख हीरो मानते हैं, भले ही वो खुद को नास्तिक कहते थे। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, उस वक्त भी उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। सोचिए, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने खुद लिखा था कि एक समय ऐसा था जब भगत सिंह की तस्वीर गांधी जी की तस्वीर से भी ज्यादा बिक रही थी। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा था। तो हम घूम फिर से अपने उसी शुरुआती सवाल पर आ जाते हैं। भगत सिंह एक हिंसक क्रांतिकारी थे, हाँ, लेकिन वो एक बहुत गहरे विचारक भी थे। उन्होंने एक प्रतीक बनने के लिए अपनी जान दे दी। यही उनकी विरासत की सबसे बड़ी पहेली है, जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्रांति, बलिदान और नायक होने का सही मतलब क्या है।